आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर पार्ट 1 है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम कुछ डेली लाइफ के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं उनकी बात करेंगे। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपने रेजेंस देखे होंगे, किसमें से अगर हम उसको वाटर में डाल दिया जाए तो कुछ टाइम बाद देखोगे आप 1 से 2 आवर बाद वो रेजेंस क्या हो जाती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाती हैं। इसी तरीके से इसमें मतलब यहाँ पर बताने का मतलब ये है, यहाँ पर कोई वर्क की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये एक नेचर के अंदर ऑटोमेटिकली होता है। इसी तरीके से मैंने किसी हाइट पर ले जाकर इस बॉल को नीचे रिलीज किया तो मुझे इसमें कोई वर्क करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या? नहीं, ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर मैं इसके जस्ट अपोजिट वर्क करता हूँ, अर्थ से और हाइट की तरफ बॉल को फेंकने की कोशिश करता हूँ तो वर्क की रिक्वायरमेंट यस ऑफ कोर्स पड़ेगी। तो इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको वाटर का देना चाहता हूँ। वाटर का एग्जांपल ये है, जैसे ए इस ए वाले में वाटर है, बी वाले में वाटर, मुझे ए से वाटर को बी में आना है, लेकिन ये सेम लेवल पे रखे हुए हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू मूव वाटर फ्रॉम ए टू बी, नॉट। बट इफ आई रेज द height of a container at the some level, then water will alternately move to B. So it is due to the difference। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात कर देता हूँ। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों समझाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है जो वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी वर्क डन किया गया पर यूनिट चार्ज पर। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा सा इसको और डीपली समझते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा एक डीपली और समझते हैं। यानी ये चार्ज रखा हुआ है आपका Q, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर चार्ज रखा हुआ है और मुझे इसको ए पॉइंट पर लाना है, इस ए पॉइंट पर लानी। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी जो चार्ज को इन्फिनिटी से लाने पर, चार्ज पर पॉइंट ए पर लाने पर जो किया गया वर्क होता है वही आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। वही बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल। यानी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने अभी यहाँ से अपन को लाना है तो कोई कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ेगा उसी को अपन क्या होगी, अब हम चार्ज के टर्म में बात कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मास है, मैंने फॉर एग्जांपल चार्ज को आप मास मानिए, क्योंकि मास अपने को विजिबल क्वांटिटी हम देख सकते हैं, तो मास मान के चलिए 5 kg है। मेरे को 5 kg मास को इन्फिनिटी से लेकर ये पॉइंट में लाना पड़ेगा। क्या जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा? नहीं भाई, नहीं आएगा, मेरे को लाना पड़ेगा मतलब वर्क करना पड़ेगा। उसी तरीके से बस मास को यहाँ पे समझने के लिए आप चार्ज से रिप्लेस कर दीजिए। यानी चार्ज, यानी इन्फिनिटी से अगर चार्ज को हम लेकर आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। और इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी पर यूनिट चार्ज पर जो किया गया है, पर यूनिट चार्ज पर जो लाने का वर्क किया गया उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q, यानी वर्क डन अपॉन Q। यानी वर्क डन एक तरीके से एनर्जी भी हो सकती है, वर्क तो एनर्जी E/Q भी लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम भी अपन लिख सकते हैं, और जूल इस तरीके से जूल C-। ठीक है, चलो देखिए एक यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इस कंफ्यूजन को मत रखना। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये होता है, ये इतना क्लियर हो गया आपको। और अगर मान के चलो मैं यहाँ लिख दूँ पॉइंट बी, यानी जो वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी ए पॉइंट से ले जाने में इस चार्ज को, यानी अब ये चार्ज कहाँ पर आ गया, ए पॉइंट पे, इसको ए से बी में ले जाने पे जो वर्क किया जाएगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहाँ पर ये यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाएगा उसी को बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको अपन कह देंगे V1, इसको कह देंगे V2। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपना क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दिया V2 - V1, ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड? जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट और इसमें देख लेते हैं, वर्क डन बाई मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैंने बताया था आपको। देखिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो डेफिनेशन। वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम वोल्टेज से डिनोट करते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज यानी जूल अपर कूलम। देखो थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई समझते हैं, यानी जो मैंने आपको इन्फिनिटी बताया जस्ट इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं लो पोटेंशियल। अब इसको एज्यूम क्यों माना, ये आप 12th के अंदर जब आप जाओगे ना फिजिक्स पढ़ोगे 12th के अंदर, इसमें रीजन तब समझ में आएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, इसलिए नहीं मैं बता रहा यहाँ पर। इन्फिनिटी है तो एज्यूम लो पोटेंशियल करना है, और ये यहाँ पर जब चीज़ है जो लो पोटेंशियल है उसको क्या है यहाँ पर लेके आएंगे हाई पोटेंशियल पर। अच्छा, इसको बताने से पहले हाई पोटेंशियल पर लाएंगे तो हमें कोई वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। लेकिन नेचर का रूल है, कोई भी चीज़ है अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रही है, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। नेचर का रूल है, वाटर है हाई लेवल से लो लेवल जाएगा, लेकिन लो लेवल से हाई लेवल में जाने के लिए उसे हमें वाटर पंप देना पड़ेगा, यानी एनर्जी यानी वर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर चार्ज को लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। जैसे सपोज कि यहाँ पर 10 कूलम का चार्ज है और मैं यहाँ पर लेके आया 10 कूलम, तो वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 15 कूलम है और यहाँ पर 15 कूलम का चार्ज मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मैंने वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर मैंने 20 कर दिया तो और ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी उसी के हिसाब से जिस तरीके से अपना मास है, मास को बढ़ाते जाएंगे तो अपना जो एनर्जी एफर्ट भी है वो लाने में उसको क्या है ज़्यादा लगेगा। आई होप ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बात करूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। क्या इसमें सिमिलरिटी रहती है, क्या इसमें डिफरेंस रहते हैं, उसको जानेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एट टू डिफरेंट पॉइंट। इसमें क्या होता है, टू डिफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल एट द पॉइंट इज, चलो मैं इसको पहले आपको समझा देता हूँ। यानी ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन्फिनिटी को हमने एज्यूम किया था लो पोटेंशियल, और यहाँ पर लेके आएंगे तो हाई पोटेंशियल पर लेके आएंगे तो ये वर्क डन किया जाएगा ए, क्योंकि ए अपने पॉइंट माना है तो ए हो गया। फिर वापस अच्छा यहाँ से ए से, अब ये तो हो गया आपका पोटेंशियल। अब यहाँ से ए से बी वाले पॉइंट पर ले जाने के लिए हमें कुछ, ए से ले आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वो हो गया आपका डब्ल्यू बी वर्क। और यानी जो डब्ल्यू बी और डब्ल्यू बी का डिफरेंस है यही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये आपको बात समझ में आ जाएगी। पोटेंशियल एट द पॉइंट इज वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, क्योंकि हमने पोटेंशियल ए पर निकालना है तो डब्ल्यू ए हो जाएगा क्यू पर। पोटेंशियल एट द पॉइंट इज वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चेंज फ्रॉम बी टू ए, यानी जो पोटेंशियल रिक्वायर है लाना है, यानी ए बी से ए पे लाने के लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वैसे उल्टा होगा इसका, वी बी माइनस वी ए होगा, क्योंकि जिससे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। वो अभी अपन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें और अच्छे से देख लेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट है, ये पूछा जाता है 1 नंबर का 2 नंबर का डेफिनेशन डिफाइन 1 वोल्ट। तो आपको याद सिंपली याद रखना है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। thus 1 volt is equal to 1 joule per 1 joule per 1 कूलम एंड 1 volt is equal to 1 joule per 1 कूलम। और इस तरीके से आप राइट कर सकते हो फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन की जगह अपन एनर्जी भी यूज कर सकते हैं क्यू, और इस तरीके से आप राइट कर सकते हो जूल अपॉन कूलम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझने से पहले कुछ इस डायग्राम के हेल्प से कुछ हम समझते हैं। ये मैंने एक टंकी ली हुई है और इसमें वाटर फिलअप किया हुआ है। ऊपर आपको पता है लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है। एक सबसे पहले नीचे होल किया हुआ है, फिर मीडियम रेंज पे, फिर सबसे टॉप पे किया हुआ है। अच्छा मेरे को बताओ सबसे ज़्यादा स्पीड है, यानी जो रेंज है स्पीड, जो रेंज है वाटर फेंकने की, वो सबसे ज़्यादा इस पॉइंट की होगी। इसको नेम देते हैं ए, बी और सी। तो ए वाले की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई इस पर हाई प्रेशर है तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से मीडियम की, इसके कंपेरेटिवली ए वाले कंपेरेटिवली बी की स्पीड क्या होगी, कम होगी, और इस सी की स्पीड है वो कम होगी, यानी इसके नियरेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, अगर स्पीड का डिफरेंस ज़्यादा तो स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्पीड मोर और स्पीड क्या है, लेस। यानी अगर यहाँ पर अपन कंपेरिजन कर सकते हैं, जो वाटर का फ्लो हो रहा है, हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो फ्लो ऑफ करंट बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस से कंपेरिजन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मैंने आउटलेट दिया किस, और हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं ओम्स लॉ क्या होता है उसको। आप शायद आपके बारे में समझ में आ गया होगा और किस तरीके से उसको समझेंगे आगे।
देखिए नेक्स्ट ओम्स लॉ ओम्स लॉ किसके द्वारा दिया गया था? हम लोग ओम्स लॉ दिया गया था एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन, उनका 1787 से लेके 1854 उनका बॉर्न और डेथ सन दी हुई है इन द ईयर 1827 के अंदर। इट गिव्स रिलेशन, ये हमें किसमें रिलेशन बताता है? करंट के बारे में, करंट एंड फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ये लोग क्या बताता है हमें? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाइंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशन। ये टेम्परेचर जैसी जो कंडीशन है इसको हम चेंज नहीं होने देंगे। तो देखिए करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पोटेंशियल, डायरेक्टली मतलब क्या होता है? अगर करंट को हम बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट को हम डिक्रीज करते हैं तो वोल्ट भी डिक्रीज होगा। अच्छा अब ध्यान रखिए, जब कांस्टेंट साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट साइन हटाएंगे यानी जो करंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वी के, जो कांस्टेंट साइन है यानी तो यहाँ पर आ जाएगा वी यानी जे आ जाएगा अपने पास रेजिस्टेंस, यानी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना आई आर। तो इस तरीके से ये है आपका ओम्स लॉ। देखिए नेक्स्ट है, बात कर लेते हैं आगे उसी के। जो आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा वोल्टेज की किस पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहेगा तो वोल्टेज का जब प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं कंडक्टर गिवन टेम्परेचर पे। और अब फार्मूला से हम एक बात क्लियर कर सकते हैं कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, करंट रेजिस्टेंस अगर डबल होता है तो करंट हाफ हो जाएगा, करंट को हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उल्टा हो जाएगा, अगर इसको डबल करते हैं 2 टाइम्स करते हैं तो ये हाफ हो जाएगा, और इसको हाफ टाइम करते हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। आई होप यू क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन वी आई ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा अपना तो वी आई ग्राफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द ग्राफ बिटवीन द वी एंड द आई करस्पॉन्डिंग करंट। आई इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन फॉर ओम मेटल कंडक्शन। तो आई डायरेक्शन प्रोपोर्शनल भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर एक्स डायरेक्शन प्रोपोर्शनल बाई होता है तो कोई से भी कंडीशन हो तो उसमें वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ये और अपन जब ग्राफ पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो करंट और अगर आपसे पूछा जाता है करंट और वोल्टेज के बीच में कैसा ग्राफ आएगा तो आपको आंसर देना स्ट्रेट लाइन। अगर बनाने के लिए पूछा जाए तो इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन क्या है इसकी? यानी टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ मटेरियल की हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए तभी ये वर्क करेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओम्स लॉ एक नॉट अ यूनिवर्सल लॉ नहीं है ओम्स लॉ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की बात कर लेते हैं, मैं इसको बताना ही भूल गया। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट देखिए कैसे हो, देखिए जब एक्चुअली मैं बता दूं आपको, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी वो सबसे पहले हुई थी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी सबसे लेट, बाद में हुई थी। तो जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी तो उस टाइम पे लोगों ने क्या मान लिया, क्योंकि प्रोटॉन तो एक जगह रहता है तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? प्रोटॉन की वजह से। तो उन्होंने क्या मान लिया? पॉजिटिव टू नेगेटिव मान लिया। लेकिन हमें फर्दर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की तो हमें पता पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है वही मूव करता है, तो उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होता है। लेकिन जो पुरानी जो मानना चला आ रहा था फिर हमने उसी तरीके से, जिससे आगे दिक्कत ना हो तो उसी को ही हमने कन्वेंशनल करंट माना है। तो हमने जो ध्यान रखना, अगर आपसे करंट की डायरेक्शन पूछी जाती है तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, और इलेक्ट्रॉन की हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, जो बड़ी वाली डंडी है ये हमेशा पॉजिटिव शो करेगी, और जो स्मॉल लाइन है ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। ये साइन है, बाकी साइन में जो बात करूँगा मैं आगे, और आपको जो साइन है वो बताऊँगा। और आगे वाले सेशन में अगले जो पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे किसके? न्यूमेरिकल्स, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके, और जो ओम्स लॉ है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे।